हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए एसएससी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ, या मान लीजिए एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जब आप डीवी के लिए जाते हैं, क्योंकि अभी सीएचएसएल का डीवी है। तो उससे पहले मैं सोचा कि इस वीडियो को बनाना जो ज़रूरी है, इसमें कुछ चीज़ें आपको देखनी होगी और उसका बहुत सावधानी पूर्वक आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी एक गलती से आप इतना मेहनत करके डीवी तक पहुँचे हैं और आपकी एक गलती कहीं ऐसा ना हो कि आपका पूरा सिलेक्शन रोक दे, तो पूरी प्रोसेस कैसे होती है, कितना टाइम स्पेंड होता है, कैसे डीवी रिजेक्शन हो सकता है, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे बताई जाएगी। चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस, सीएचएसएल। बेसिकली सीएचएसएल वाले अभी जरूर देखें, ये आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, अब हम शुरू से देखते हैं। पहले बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आपको ले जानी जरूरी है, वो आपके पास होनी होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम कुछ आपको, यहाँ पे जो है आपको वेरिफिकेशन में जब आप जाएंगे तो आपके पास ये सबको पता होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब आपको वहाँ पर एंट्री, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। फोटो कॉपी से, जीरोक्स से नहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा सकता। ठीक है, इसके अलावा आपको फोटो, ओरिजिनल फोटोग्राफ्स जो होते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनकी फोटो कॉपी दो दो सेट करके लेके जाना होता है और उसको बढ़िया फाइल में लगा के जाना। 5-5 रुपये वाली फाइल आती है, उसमें लगा के जाना। इसके अलावा आप अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लेके जा सकते हैं। यहाँ 2 लिखा है, आप कम से कम 4 लेके जाना है, जिससे कोई अगर आवश्यकता पड़ती है, वैसे 2 ही लगती है। एक आपको जो फॉर्म मिलता है जब वहाँ पे आप भरते हैं, जब आपको वो फाइल खुलती है, तो उसमें 2 जगह आपका फ़ोटो डिस्पैच होता है। तो वहाँ पे आप डिस्पैच फ़ोटो 2 बार करते हैं और उसमें 2 बार को फॉर्म को भरा जाता है, जो फाइल आपके नाम की होती है। तो उसमें ही आपके पूरे डॉक्यूमेंट को सबमिट किया जाता है। ऑनलाइन अलग किया जाता है और आपका फिजिकली अलग से किया जाता है। ठीक है, एक ही डेस्क पे दोनों चीज़ें होती हैं। अभी 19 का मैंने कराया है, 17 का मैंने कराया है और मैं बहुत बार डीबी करा चुका हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि चीज़ें कहाँ कैसे आप छोड़ सकते हैं। अगर वो ऐसा गलती हो गया तो आपको बहुत की बड़ी कीमत यही होगी कि आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। अब आपको आईडी प्रूफ में क्या ले जाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आईडी प्रूफ में आपके पास इतने सारे विकल्प हैं कि आप किन्हीं 2 विकल्पों को चुन सकते हैं। जैसे वोटर आईडी लगभग लगभग सभी के पास होता है। आधार कार्ड तो सबके पास मस्ट होता ही होता है। पासपोर्ट का केस बनता है कि नहीं होता है बहुत से लोगों के पास, लेकिन पैन कार्ड तो सबके पास रहता है। स्कूल आईडी कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और यह एम्प्लॉयर आईडी होता है, मतलब चाहे आप गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या पीएसयू में जो होता है उसमें हो। तो आप यहाँ पे क्या कर सके, इन ये आपके साथ डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, इनमें से कोई 2 कैरी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी कैरी कर लीजिए, जिससे आप देखो याद रखना है इस चीज़ का। अगर आपका जो डीबी है, डीबी में जा रहे हैं, तो आपकी जो याद रखना, जो आपका वोटर, जो आपका आईडी प्रूफ होगा उसमें डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपके एक्चुअली में आपके उस पर है, आपका जो आपका एडमिट कार्ड आया उस पर है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बेसिकली अगर आपने पेपर दिया है, पेपर में एंट्री तभी मिलती है जब आपकी आईडी प्रूफ और वो सेम होता है। तो इसका मतलब तो ये तो हो रहेगा कि जितने भी लोग देने जा रहे हैं उनका आईडी कार्ड पर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ सेम ही से रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते, कुछ चीज़ों को और ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे और कुछ चीज़ों को ध्यान रखना। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। एक देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है इन पे, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे, ये एसएससी की ही दे रखी है, वही मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन गलत वहाँ प्रोवाइड नहीं करना है, जितनी भी चीज़ आपको वहाँ पे फिल करने को दी जाए। दूसरा, यहाँ पे अगर बात करूँ, ऑलवेज रीचेक द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रोवाइडिंग देम फॉर वेरिफिकेशन। मतलब आपके पास एक एक डॉक्यूमेंट, जैसे सीएचएस में जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सीजीएल में होता है, सीजीएल के जितने डॉक्यूमेंट्स हो वो आपको चाहिए होते हैं। ग्रेजुएशन लेवल तक होता है वहाँ पे, इसमें 10+2 लेवल पे होता है। और अगर एमटीएस की बात करूँ, वो आपका 10 लेवल पर होता है। आप अगर हायर एजुकेशन को कुछ है तो आप वो भी दिखा सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स की आपकी अच्छी कंडीशन होनी चाहिए। आपको कम से कम 1-1.5 घंटे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के सेंटर पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि रीजनल ऑफिस पे होता है। अगर कुछ प्रोसेस होती है तो उस पर भी आप लोग काम कर सकते हैं। अगर आप कुछ चीज़ छूट गई, ये भी सब चीज़ें दिक्कत कर सकती है। यहाँ आईडी प्रूफ मोर देन 2 लेके जाना है, फोटोग्राफ एक्स्ट्रा लेके ही जाना है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताने वाला हूँ कि आपका डीबी कब रिजेक्ट होता है, क्या केस बनता है जब आपका डीबी रिजेक्ट हो जाता है, वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। अभी कुछ चीज़ें आपको बता दें, डॉक्यूमेंट्स बारे में बता देता हूँ यहाँ पे।
अब यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो यहाँ पे देख लीजिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख लीजिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देखेंगे यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। यहाँ अगर ग्रेजुएशन आपने दी है तो ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट, और आपकी जो सनद आती है, डिग्री जो आपको मिलती है 3 साल के बाद, डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, या उसकी जो सनद निकलती है वो होनी ज़रूरी है CGL के लिए। इस बात का ध्यान है, अगर वो नहीं है आपको तो आपको वहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा और आपका खत्म हो जाए। इसके अलावा अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन की डेट है, मतलब जब आपकी जो क्रूशियल डेट है आपकी रिजल्ट की, वो क्या होनी चाहिए, उससे पहले की होनी चाहिए, उस जब नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ था उस समय। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ इक्विवेलेंट का मतलब कहने का मतलब है 12th लेवल पे आपको कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपने क्वालिफिकेशन कर रखी तो वो भी लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कुछ ध्यान रखना है। जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसको ही लेके जाना है, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, चाहे ST हो, कोई भी हो, EWS हो, इन सब लोगों को क्या करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट वही लेके जाना है जो सेंट्रल लेवल पे अप्लाई किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके जब नोटिफिकेशन निकलता है तो वहाँ भी आप आसानी से देख सकते हैं किस फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूँ हॉरिजेंटल जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी ध्यान रखना है, जो आपका सेंट्रल या स्टेट का फॉर्मेट सेम ही होता है लगभग, अगर नहीं है तो आपके जो यस होते हैं उनके माध्यम जो आपका स्टेट में जो आपका फिजिकल हैंडीकैप का वो सर्टिफिकेट बनता है वही आप लेके जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको चीफ मेडिसिन जो आपको बताते हैं तो वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिसको कहते हैं उसके द्वारा जो बनाया जाता है वही आपका वहाँ पे मान्य हो जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। परसेंटेज आपका याद रखना 40% एंड एबव होना चाहिए, 45+ एबव होना ही चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा आपको मैं EWS के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि 2019 में जब मैंने पेपर दिया था तो EWS में कुछ प्रॉब्लम आया था। वो प्रॉब्लम आपको मैं बता रहा हूँ, 2-3 स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ आपको वो सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ जिसके लिए प्रॉब्लम हुआ था। देखिए यहाँ प्रॉब्लम वो आपका कुछ चेक नहीं करने वाले, आपका ये नाम देखेंगे बस, उसके अलावा कुछ चेक नहीं करेंगे, ना ये देखेंगे, आप फोटोग्राफ देख लेंगे, इसके बाद कुछ नहीं देखेंगे। आपका जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो जो देखेंगे वो आपका ये देखेंगे, ये लिखा है फाइनेंशियल ईयर। अब ये डिपेंड करता है, देखो अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर, अगर आप CHSL का मान लो किसी भी एग्जाम कराने जा रहे हैं और अगर फाइनेंशियल ईयर आपकी उसके आगे की है तो वहाँ पे आपका DV आपको EWS में काउंट नहीं किया जाएगा और आपको जनरल में ही फिर सिलेक्ट होना पड़ेगा। तो सॉरी, तो इस बात का आप लोग काफ़ी ध्यान रखिएगा कि आप जब फाइनेंशियल ईयर हो आपकी जो, वो हमेशा पहले की हो, मतलब कहने की जो नोटिफिकेशन हो उस ड्यूरिंग की होनी चाहिए। अगर आगे की होगी तो फाइनेंशियल ईयर आपका देखते ही वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट ऐसे आपको डॉक्यूमेंट से रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, फिर आप जनरल कैटेगरी में वहाँ जाके लड़ेंगे। अगर सिलेक्शन हो सकता है तो होगा, अदरवाइज आप वहाँ पे इस केस में भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं अगर आपको जनरल जितने नंबर नहीं है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, आप जब जा रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये रहता है जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं, किसको भरते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर आप ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें ध्यान यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपको कुछ पता रहे, जिससे आप आसानी से आगे चीज़ें कर सकें, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 कॉपी उसकी लेके जाएं, फोटो स्टेट लेके जाएं। जो आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं, फोटो स्टेट नहीं सॉरी प्रिंट आउट, क्योंकि एक आप घर से भर के ले जाइए, 2 वहाँ लेके जाइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ रैंडमली हो सकता है आपके कुछ वहाँ दोस्त बनते हैं, कुछ चीज़ों पर डिस्कस होता है, उसके बाद आप उसका माइंड चेंज होता है, कुछ चीज़ें और पता चले तो हो सकता है आपका ये मन करे चलो मैं इसको चेंज करके ये कर देता हूँ। तो उस केस के लिए आपके पास एक और रहे जिससे आपको अगर रैंडमली कोई चेंजेस लाना है अपने पोस्ट प्रेफरेंस में वो आप आसानी से कर सकें। दूसरी चीज़, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन जो सामने वाला एग्जामिनर होता है वो आपका भर रहा होता है तो इस बात का ध्यान रखें, नीचे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखता है साफ साफ कि कौन सा कोड डल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने एक्साइज का पहले भरा था लेकिन उन्होंने एक्साइज की जगह 32 कर दिया था जबकि 23 था। मैंने जब उसको ध्यान से देखा तो वो मैंने उनको फिर उनसे कहा ये हमारा चेंज कर दीजिए, तब उन्होंने उसको, अगर आप ये गलती कर देंगे तो आपका प्रेफरेंस गलत हो जाएगा और फिर आप सोचेंगे कि मैंने प्रेफरेंस आपका एक्साइज का पहले भरा था और मुझे ये पोस्ट मिल गई।
इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रेफरेंस भरते समय स्क्रीन पर नजर होनी चाहिए, क्या आपने एक आपके पास होना चाहिए जो आपने भरा है, एक सामने वाले के पास होना चाहिए, और आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए, जो आपको दिखता है कि आपका जो फॉर्म भरा जा रहा है, जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस दिया जा रहा है, क्या वो सही दिया जा रहा है कि नहीं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इस बेस पे भी आपको बहुत सी, अगर पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है तो हो सकता है आपको होम स्टेट मिलने की जगह आपको कहीं और मिल जाए, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। अब रिजेक्शन का केवल यही केस है अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फॉल्स प्रोवाइड किए वहाँ पे, या आपने अपनी जो क्रूशियल डेट होती है जो एग्जाम की, उससे पहले का सर्टिफिकेट नहीं है आपका, तब भी आप रिजेक्शन के फेस में जाएंगे। और अगर आपकी जैसे डिग्री हो गया ग्रेजुएशन लेवल की, आपका मान लो 2019 का कुछ, मान लीजिए क्रूशियल डेट आज की है तो, और आपका है कल का रिजल्ट, तो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको वहाँ पे सिलेक्ट, आपको नहीं चुना जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आगे की प्रोसेस के लिए। तो ये सब कुछ चीज़ें इनको आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स जितने भी एसएससी के, इनको फॉलो करना आपकी अनिवार्यता है। अगर इन चीज़ों में से फॉलो नहीं करेंगे तो आपको डीबी रिजेक्शन होने के पूरे रिजेक्टेड होने के पूरे चांसेस बने रहेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और इसके बाद हमारे जो XYZ ग्रुप की जो सिटीज़ हैं उसको लेकर उसको लेकर हमारी एक वीडियो आएगी जिसमें हम बताएं कि किस सिटी में कितना पे स्केल होता है और कैसे आपको XY में आपको डिवाइड किया गया, ये सब पूरा डिटेल बताऊंगा। तो चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।